हेलो एवरीवन, मैं शिवम द्विवेदी हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोगों के लिए इस नई क्लास में। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन की जो आपकी यूपी बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में 6 नंबर का या 4 नंबर का जरूर मिल सकता है। लिखा हुआ है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। क्वेश्चन कितना सिंपल सा है, लेकिन सॉल्यूशन आपको शायद ही इससे बेहतर कहीं आपको मिल पाए। आज हम आपको एक ऐसा सॉल्यूशन देने जा रहे हैं जो आपको समझ में भी आएगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा। सबसे पहले तो आप अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब समझ लीजिए। इसके बिना आपका ये क्वेश्चन करना बिल्कुल ही बेकार है। आप इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे जब तक आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे। अब मान लीजिए ये नदी की जो धारा है वो नदी का पानी इस तरफ से इस तरफ जा रहा है। ये पानी इस तरफ जा रहा है। कोई व्यक्ति इसमें आता है और आने के बाद इधर जाने की कोशिश करता है। यदि मान लीजिए आप ही इधर जाने की कोशिश करते हैं, आपकी चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आप इतनी तेज अपने हाथों से फड़फड़ाते हुए पानी में चलना चाहते हैं। लेकिन पानी की जो चाल है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप पानी की दिशा में जा रहे हैं, तो जो पानी की जो चाल होगी और जो आपकी चाल होगी वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। तो इस स्थिति को हम लोग बोलेंगे अनुकूल। यानी एक चीज क्लियर हो गई कि अनुकूल होगा तो जुड़ेगा, है ना। क्या जुड़ेगा? आपकी चाल भी जुड़ जाएगी और जो पानी की जो चाल है वो भी जुड़ जाएगी। उसके बाद अब बात करते हैं प्रतिकूल की। अब आप जो है इधर से इधर जाने की कोशिश करते हैं। आप इधर जा रहे थे तो जो है चालें जुड़ रही थी। जब आप इधर जाएंगे, ये पानी क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा इधर को जा रहा है, आप इधर को जा रहे हैं। आपकी चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आप इधर से इधर जाएंगे तो पानी आपके ऊपर धक्का लगाएगा ना, और धक्का लगाएगा तो इसका क्या मतलब है, आपकी चाल 10 थी और पानी ने आपकी चाल को 5 कम कर दिया। आपकी चाल कितनी बची? 5। और इसमें क्या हुआ था, आपकी चाल 10 थी, पानी की चाल कितनी थी? 5। जुड़ के कितने होगा? 15। ये कॉन्सेप्ट है कि प्रतिकूल और अनुकूल का ये कॉन्सेप्ट है। इसे हम फिर से अभी आपको एक बार बताएंगे जब क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। तो लिखा हुआ है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में कितना तैर सकती है? 20 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन को जैसे आज हम आपको बताएं आप वैसे ही इसे लगाइएगा, आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन लिखेंगे माना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, माना जो क्या पूछा गया हम लोगों से पूछा गया स्थिर जल में चाल और धारा की चाल। तो हम लोग क्या लिखेंगे? माना धारा की चाल, माना धारा की जो चाल है उसे हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके बाद आपसे पूछा गया है स्थिर जल में तैरने की चाल, है ना, और उससे हम लोग लिख लेंगे ऋतु की चाल। ऋतु की चाल जो वो स्थिर जल में तैरती है वो क्या हो गई? y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे आज हम आपको वो कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जिसे आप फॉलो करेंगे तभी आंसर राइट आएगा, अन्यथा आपका आंसर राइट नहीं आएगा। देखिए अब इसकी दो स्थितियां हो गई, एक हो गई अनुकूल और एक हो गई प्रतिकूल। दो स्थितियां हो गई। इन दो स्थितियों में देखिए चाल दूरी समय वाले क्वेश्चन आप ऐसे ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब अनुकूल में सबसे पहले आपको ये देखनी है कि अनुकूल में चाल कितनी होगी, है ना। तो अनुकूल में चाल कितनी होगी, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। धारा की चाल, अभी आपने देखा कि अनुकूल में क्या हुआ था, धारा की जो चाल थी उसमें इसकी चाल क्या हो गई थी? जुड़ गई थी। तो अभी कैसे जुड़ेगा, क्या होगा, वो ध्यान से देखिएगा। ऋतु की चाल कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें क्या जुड़ जाएगा? इसमें धारा की चाल जुड़ जाएगी। आप याद रखिएगा, यदि आपकी चाल कम और धारा की चाल ज़्यादा हो गई तो आप प्रतिकूल स्थिति में बिल्कुल भी चल नहीं पाएंगे, आप बह जाएंगे पानी में। इस वजह से इस क्वेश्चन को ध्यान से लगाना है। चाल कितनी हो गई, अभी क्या हमने बोला है फिर आपको बताएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए प्रतिकूल में चाल क्या होगी? ऋतु की चाल कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी है? x।
तो y में से उसकी चाल को घटा दिया जाएगा। लेकिन यदि आपने x माइनस वाई लिखा तो तुरंत आप गलती कर देंगे। क्यों? यदि धारा की चाल ज़्यादा हो गई और ऋतु की चाल कम हो गई तो ऋतु क्या पानी में तैर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं तैर पाएंगी। और जो क्वेश्चन कह रहा है चाल 4 किलोमीटर तैर लेती हैं, तो क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो y माइनस एक्स होगा, ना कि x माइनस वाई। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो कितना हो गया? किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए चाल हो गया, समय देखिए क्या लगता है। कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती हैं। यानी समय कितना हो गया? 2 घंटे। 2 घंटे। और उसके बाद दूरी कितनी हो गई? दूरी कितनी हो गई आप खुद ही देखिए। दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। दूरी कितनी हो गई? 20 किलोमीटर। उसके बाद इधर समय कितना लगता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। समय कितना लगता है? इधर भी लगता है 2 घंटे। और दूरी इधर कितनी हो गई? दूरी इधर हो गई 4 किलोमीटर, है ना। अब आपको निकालना क्या है? x और y के मान निकालने हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना, ये आप जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इधर लाइन खींच देते हैं। चाल कितनी है इधर? y प्लस एक्स। दूरी कितनी है? 20। समय कितना लगता है? 2। काट देंगे तो कितना आएगा? 10। समीकरण मिल गया y प्लस एक्स बराबर 10, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इधर भी लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये लाइन पहले से खींची हुई थी, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। समय कितना है? 2। चाल कितनी है? y माइनस एक्स। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया? 2। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 2। आप समीकरण 1 और 2 को दोनों को विलोपन विधि द्वारा हल कर देंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा हल करने पर आप लिख रहे होंगे। आपने देखा कि समीकरण नंबर 1 मेरा आया था y प्लस एक्स बराबर कितना आया था? 10। और समीकरण नंबर 2 कितना था? y प्लस एक्स बराबर y माइनस एक्स बराबर 2। इस तरीके से देखिए x से x कैंसिल हो गया, y कितना हो गया? 2y, और ये दोनों आपस में जुड़ गए, हो गए 12। तो y बराबर ये 2 नीचे लेके जाएंगे, 12 बटे कितना हो जाएगा? 2। तो देखिए 2 एक कम 2 और 2 छाक 12। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आया? 6 आ गया। उसके बाद अब आप लिखेंगे y बराबर 6। समीकरण नंबर आप कहाँ रखेंगे? 1 में। 1 में रखने पर इतना आप कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? y प्लस एक्स बराबर 10। y का वैल्यू कितना है? 6। ये लिख दिया गया x बराबर 10। तो x बराबर कितना आ गया? 6 उधर ले जाके घटा देंगे, x बराबर कितना आ गया? 4। अब आप एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखेंगे। अतः ऋतु की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल। अब बताइए स्थिर जल में चाल आपने कितनी मानी थी? आपने ऋतु की जो स्थिर जल में चाल थी वो आपने मानी थी y। तो क्या लिखेंगे हम लोग? y लिखेंगे। तो y को वैल्यू कितना आ गया है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपने धारा की चाल को क्या माना था? x। याद रखिएगा, हमेशा धारा की चाल कम आएगी। यदि धारा की चाल ज़्यादा आ जाती है तो इसका मतलब है आपका आंसर गलत है और आप तैर नहीं सकते हैं, यानी ऋतु तैर नहीं सकती है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है हमें ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृपया इसको 3 से 4 बार जरूर लगाएं। इस क्वेश्चन के बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों के सामने लिखा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 4 जोड़ दिया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए।
इस तरीके के क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में बहुत सारे किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम आपको आज इस क्लास में इस क्वेश्चन को बताएंगे। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों के सामने लिखा हुआ है। आपने पिछली क्लास में सीखा कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न उसे कहते हैं जिसमें अंश और हर होता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे माना भिन्न का अंश। माना भिन्न का अंश, उसे आप कुछ मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x है, तथा आप हर को क्या मानेंगे? y। हर क्या है? y है। तो अब आप बताइए, ये सब आपने मान लिया है तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? x बटे y। क्यों? अंश बटे हर बराबर क्या होता है? भिन्न होती है। इस तरीके से उसके बाद आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है? एक भिन्न 1/3 हो जाती है। अच्छा ठीक है, 1/3 हो गई। कब हो जाती है? जब उसके अंश में, बहुत ध्यान से देखिएगा, अंश और हर दो चीजें होती हैं। जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, यानी अंश में से एक को घटा दिया गया। अब अंश आपका कितना था? x, और एक घटा दिया गया। हर कितना है? y, और कितना हो गया? 1/3। अब आप क्या करेंगे? कैंची गुणा करेंगे और इससे एक रैखिक समीकरण बनाएंगे। 3 का इसके साथ गुणा किया तो 3x हो गया। 3 का 1 के साथ किया तो कितना हो गया? 3 हो गया, बराबर 1 का जब y के साथ किया तो y हो गया। इस तरीके से 3x, y को इधर लाए तो माइनस का हो गया, 3 को उधर लाए तो समीकरण नंबर कितना हो गया? 1। अब देखिए आगे पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है कि और वह 1/4 हो जाती है, यानी कि दूसरी शर्त भी दे दी उन्होंने। कहा कि वह 1/4 हो जाती है। अच्छा भैया, कब हो जाती है वो भी देख लेते हैं। अंश बटे हर। अच्छा, कब हो जाती है? और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी इस बार उन्होंने हर में क्या जोड़ दिया? 8। कोई बात नहीं, बनाते जाओ भैया, कठिन से कठिन हम हल करते रह जाएंगे, है ना। x हो गया, हर कितना हो गया? y। 8 लिखना है, उसके बाद 1/4 लिखना है। फिर क्या करेंगे आप? कैंची गुणा करेंगे। इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 4x, 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? y प्लस 8। ये क्या हो गया? इतना क्वेश्चन बन चुका है। अब आप देख रहे हैं, यदि y को इस तरफ लाया जाए तो क्या हो जाएगा? 4x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? 8। ऐसे हो गया। अब ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमको क्या करना पड़ेगा? विलोपन विधि से हल करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर अब आप समीकरण नंबर 1 को देखिए क्या लिखा है? 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा समीकरण लिखा है 4x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 3, है ना। सॉरी, बराबर कितना है? 8। लाइन खींचेंगे। देखिए, जरा सी गलती आपका पूरा खेल बिगाड़ सकती है, इसलिए सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से करना है। यदि आप ये सोचते हैं कि एक बार मैथ पढ़ने से आ जाएगी, तो भैया एक बार मैथ तो पढ़ाने से भी नहीं आती, पढ़ने से क्या आएगी। इस वजह से मैथ को आपको कम से कम, आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपनी मैथ कम से कम 2 से 3 बार तो ज़रूर पढ़नी है। यदि आप 3 बार नहीं पढ़ते हैं तो आपका मैथ पढ़ना बेकार हो जाएगा। आप पेपर में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाएंगे। इस वजह से एक एक क्लास को कम से कम 2-2, 3-3 बार रिवाइज कीजिए, पढ़िए, उसे ध्यान दीजिए, है ना। उसके बाद देखिए, अब y से y कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम लोगों ने यहाँ प्लस लगाया, क्योंकि चिन्ह बदले जाते हैं। माइनस है तो प्लस हुआ, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हुआ, और यहाँ भी माइनस हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया। 3x और ये माइनस 4x, तो कितना बचेगा? माइनस का x बचेगा। -8 + 3, तो उत्तर कितना बचेगा? -5। x बराबर कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि इधर भी माइनस उधर भी माइनस, दोनों तरफ का माइनस चला गया। अब कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे आप? x बराबर 5, समीकरण नंबर कहाँ रखेंगे? 1 में। अब आप समीकरण नंबर 1 को देखें, क्या लिखा है? 3x माइनस वाई बराबर कितना? 3। तो आप 3 लिखेंगे, x का मान कितना है? 5, माइनस वाई बराबर कितना लिखेंगे? 3। 5 यहाँ कितना हो गया? 15, माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 3। तो ये माइनस वाई और ये 15 उधर जाएंगे तो 3 माइनस 15, 3 में जब 15 घटाएंगे -12, ये माइनस वाई दोनों तरफ माइनस है, वो हो गया कैंसिल। तो वाई का मान कितना आ गया? 12। तो अब हम लोग लिखेंगे अतः। हम लोगों से भिन्न पूछी गई है ना,
तो हम लोग यहाँ से आंसर कैसे छोड़ सकते हैं? भिन्न बराबर होता है एक्स बटे वाई, आपने यही माना है। एक्स का मान कितना है 5 और वाई का मान कितना है 12। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी क्या हो गया है, हल हो गया है। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में 4 नंबर का जरूर आ सकता है। इस क्वेश्चन के बाद अब हम बात करेंगे उस क्वेश्चन की जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो वो क्वेश्चन नंबर है 12। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर भी करें, ताकि इस महामारी के समय में वो भी अपने घर पे बैठकर पढ़ाई कर सकें और साथ ही साथ अच्छी तैयारी के साथ अपना बोर्ड एग्ज़ाम दे सकें। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों के सामने लिखा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 था। तो अनुपात का मतलब होता है 5 अंश है और ये हर है ना। फिर उसके बाद 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। कोई बात नहीं, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया है उसको लिखने से पहले ये देख ले कि उनकी वर्तमान आयु आखिर है क्या। तो हम लोग लिखेंगे माना, बहुत ध्यान से देखिएगा, माना पिता की आयु, माना पिता की आयु कुछ मान लेते हैं हम लोगों ने, एक्स मान ली, एक्स, तथा देखो क्योंकि पिता पहले है इसलिए आपको पिता ही मानना है, तथा पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या है, वाई वर्ष है। यहाँ भी आप वर्ष लिख लीजिएगा, वाई वर्ष है। अब देखिए इन्होंने 2 शर्त दे दी है, तो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त यह है कि पिता की आयु, बहुत ध्यान से देखिएगा, पिता की आयु बटे पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, और इसका अनुपात कितना था 5:2 है ना। तो आप पिता की आयु क्या देखिए ध्यान से, यहाँ वर्तमान लिखा है इसीलिए वर्तमान देखा गया है। पिता की आयु कितनी है, आपने देखा पिता की आयु कितनी है x, पुत्र की आयु कितनी है y, बराबर कितना हो गया 5/2। कैंची गुणा करेंगे आप, तो कैंची गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा 5y, 5y को इधर लाएंगे तो 2x और ये 5y जब इधर लाएंगे तो 5y कैसा हो जाएगा, माइनस का 5y बराबर कितना हो जाएगा 0। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 1। उसके बाद दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि 10 वर्ष बाद, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पिता की जो आयु है उसमें 10 जोड़ना है तभी तो 10 साल हो जाएगा ना, और पुत्र की जो आयु है उसमें भी 10 जोड़ना पड़ेगा, तब उनका अनुपात कितना हो जाता है 2:1। अब बताइए पिता की आयु कितनी है x + 10 और पुत्र की आयु कितनी है y + 10, अनुपात कितना हो जाता है 2:1। अब 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो x + 10 और इसका जब 2 के साथ करेंगे तो 2y और प्लस 20। आप 2y को जब इधर लेके आएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस 2y को इधर लाएंगे तो x - 2y और 10 को जब उधर लेके जाएंगे तो 20 में से 10 घट जाएगा तो 10 बचेगा। इस तरीके से ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपको करना क्या है, अब आपको विलोपन विधि से समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करना है और हल करने के बाद पिता और पुत्र की आयु को बताना है। ये काम आप स्वयं कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना होगा। तो चलिए हम ही बता देते हैं आपको। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा है 5 और यहाँ लिखा है 2। अगर हम इसको भी 2 से गुणा कर दें तब भी काम हो जाएगा। तो समीकरण 2 को कितने से गुणा कर दें, 2, यहाँ 2 है यहाँ भी 2। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर अब देखिए इसको 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2x - 4y बराबर 20 और ये समीकरण नीचे लिख दिया जाएगा 2x - 5y बराबर कितना है 0। अब देखिए ये माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस, ये इससे कैंसिल आउट होगी। 5y में 4y चले गए तो y बचा और 20 में 0 चले गए तो 20 बचा।
इस तरीके से y का मान आ चुका है। अब क्या लिखेंगे आप, y बराबर 20 समीकरण नंबर किसी एक में रखना है, तो इसमें रख दिया जाए। समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब जब आप समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2 और y का मान कितना है 20 बराबर कितना 10। देखिए y का मान कितना है 20, तो यहाँ 20 ने रख दिया गया है। उसके बाद x 20 दूना कितना हो गया 40, उधर 40 जाके जुड़ जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 50। ये x का मान आ गया था और ये y का। अब आप लास्ट लाइन यहाँ लिखेंगे अतः पिता की आयु को आपने क्या माना है x, तो पिता की आयु, आपने पिता की आयु को क्या माना है x, तो पिता की आयु बराबर आपका आंसर कितना आया है 50 वर्ष। और फिर एक लाइन और लिखेंगे, पुत्र की आयु को क्या माना था आपने y, जो कि आंसर कितना आया 20 वर्ष। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से आप इसे देख लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड है। लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो कोई बात नहीं, हम लोग सबसे पहले ये माने कि दोनों की आयु कितनी है ना, वर्तमान आयु कितनी है। तो हम लोग लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, इसे हम लोग मान लेंगे। अब देखिए उसने कहा है 5 वर्ष बाद, बहुत ध्यान से इस चीज को देखिएगा, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी। अब आप बताइए, यदि आप अभी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और आपकी उम्र है 15 साल और ये क्वेश्चन हल करते करते आपकी एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 20 साल, है ना। तो 5 उसमें जोड़ दिया ना आपने, तो अभी जैकब कितने के हैं x के, और 5 साल बाद कितने हो जाएंगे x प्लस 5 वर्ष के। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद पुत्र की आयु लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुत्र की आयु। तो हम लोग लिखेंगे पुत्र की आयु आपने क्या माना है y, तो 5 इसमें जोड़ देंगे y प्लस 5 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार उसने कहा था 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे इधर जैकब की आयु बराबर पुत्र की आयु। अब बताइए क्या जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के बराबर हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। पुत्र छोटा रहेगा, जैकब बड़ा रहेगा। तो अब इसको बराबर करने के लिए पुत्र को कितने से गुणा करना है, 3 से गुणा करना है, 3 से गुणा कर दिया। जैकब की आयु कितनी है x प्लस 5 वर्ष बाद वाला लिखिएगा, ये नहीं। उसके बाद 3 लिखा, पुत्र की आयु कितनी है y प्लस 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 5, 3y प्लस 15, 5 दिया 15, इधर लेके आएंगे इसको तो क्या हो जाएगा x प्लस 5, सॉरी x, 3y को इधर लाए माइनस के 3y, और ये 5 जब उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 10, क्यों 15 में से 5 को घटा देंगे। इस तरीके से समीकरण नंबर कितना मिल गया 1। अब कह रहा था 5 वर्ष पूर्व, अब आप क्या करेंगे, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व। तो देखिए अब 5 वर्ष पूर्व जहाँ जहाँ हम लोगों ने जोड़ा था अब वहाँ वहाँ हम लोग घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कितनी है x, तो 5 साल पहले वो कितना रहा होगा, अपनी आयु में से उसकी आयु में से क्या करेंगे हम लोग 5 घटा देंगे। फिर क्या लिखेंगे पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी थी y वर्ष, उसमें से भी 5 घटा देंगे तो y माइनस 5 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे जो समीकरण यहाँ पे लिखा गया था, क्या लिखा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी पिता अपने बच्चे से 7 गुना बड़ा था। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे जैकब की आयु, बहुत ध्यान से समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बराबर 7 गुणे पुत्र की आयु। अब बताइए जैकब की आयु कितनी है, x माइनस 5, तो हम लोग क्या लिखेंगे x माइनस 5, और पुत्र की आयु कितनी है y, ये y है y माइनस 5। अब आप क्या करेंगे, इस समीकरण को भी रैखिक समीकरण में बदल देंगे। तो देखिए x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, यही लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। 7y को इधर लाएंगे, x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 35, और 5 जब उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का 30, और ये हो गया x माइनस 7y। इसे समीकरण नंबर क्या मानेंगे 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि द्वारा हल कर देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण नंबर 1 कितना है आपका, x माइनस 3y बराबर कितना है 10, और दूसरा समीकरण है x माइनस 7y बराबर कितना है माइनस 30। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ये आपको विलोपन विधि में बहुत अच्छे से बताया गया है कि आपको कैसे चिन्ह को बदलना है। लेकिन एक बार हम फिर आपको बता दें कि आपको यदि इसे और इसे कैंसिल करना है, क्योंकि इसके गुणांक बराबर हैं, तो एक प्लस में दूसरा माइनस में होना चाहिए। यदि पहले से ही प्लस माइनस में है तो आप यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, यदि पहले से नहीं है तो आप यहाँ लिख देंगे घटाने पर। लिखना जरूरी नहीं होता है, बस आपका करना जरूरी होता है। तो 7y में 3y चले जाएंगे तो क्या लिखेंगे 4y, उसके बाद 30 में 10 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 40, तो y बराबर हो जाएगा 40/10, 40/4 सॉरी, 4 एकम 4 और 4 दाम 40, तो y बराबर कितना उत्तर आ गया है 10। अब आप क्या करेंगे, y बराबर जो आपका 10 आया है उसे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 आपका क्या था, x माइनस 3y बराबर 10, x लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 10 लिखेंगे बराबर 10, तो x हो गया 3 दाम 30 हुआ बराबर कितना हुआ 10, ये 10 उधर 30 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 40। अब बताइए दो लोग थे, एक जैकब था दूसरा उसका पुत्र था, तो आपने जैकब की आयु को क्या माना था x, तो लिखेंगे अतः जैकब की आयु, अतः जैकब की आयु क्या लिखेंगे 40 वर्ष, क्योंकि आपने उसको x माना है, और पुत्र की आयु इसे आप क्या लिखेंगे 10 वर्ष। किस क्यों क्यों, क्योंकि आपने इसको y माना था। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इस क्लास के बाद जो भी क्लास होगी वो लॉन्ग क्वेश्चंस पे होगी, वो क्वेश्चन आपको 6 नंबर के आपके पेपर में मिल सकते हैं। अभी इस एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम एक एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। बस आप लोगों से एक निवेदन है कि कृपया इन वीडियोस को अच्छे से देखें, ईयरफोन लगाकर देखें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। जितनी जल्दी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतनी ही जल्दी हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर आएंगे। उस लाइव क्लास में आप अच्छे से अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। एक निश्चित टाइम होगा कि हाँ 4 बजे क्लास होगी तो 4 बजे ही क्लास होगी, वो क्लास आप लोगों के अनुसार रख दी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।